हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जो आप जानते भी हैं। उसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक विषय जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आते हैं, तो हम पढ़ेंगे और जो समस्याएं हैं उनको बड़ी ही आसानी से दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले कई सब्जेक्ट की सीरीज मैंने स्टार्ट की हैं और आपने कुछ पार्ट देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज से स्टार्ट जरूर करेंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तो प्लीज़ आपका भी सपोर्ट चाहिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि जो मैं दे रहा हूँ वो फ्रेंड्स को, वो मित्रों को पसंद जरूर आ रहा। तो फ्रेंड्स, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आपका प्यार। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल एग्जाम सर्च को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, और जो वीडियो है इसको अपने मित्रों में शेयर बिल्कुल कर दें, क्योंकि यही मेरे लिए जो है एक फीडबैक होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज से शुरू हो रही एक नई सीरीज, वो भी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे आप जानते हैं। इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला पार्ट आज से शुरू हो रही है और इस सीरीज में लगातार वीडियो आते रहेंगे। और तो देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो इसके तहत हम अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान का। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? भारतीय संविधान। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन, स्टडी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एक दस्तावेज जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे होते हैं और इसी आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो कोई भी देश हो, सभी देशों का अपना अपना संविधान है। तो भारत भी एक महान देश, जिसके हम नागरिक, और हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, जहां लगभग सारी फ्रीडम हमें मिली है अन्य कंट्री की तुलना में। तो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने देश के इंडियन नागरिक हैं, तो हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू, आइए देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत क्या नियम कानून, किस तरह से शासन व्यवस्था चलेगी, इसके बारे में क्या संविधान के निर्माताओं ने उल्लेख किया है, तो इसकी बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के तहत सत्ता जो होती है, पावर जिसे हम कहेंगे, सत्ता जो होती है उसको 3 पार्टों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में जो भारतीय सत्ता होगी उसे 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? ताकि देश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल सके। तो फ्रेंड्स, पहला है विधायिका। क्या होता है विधायिका? जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। विधायिका, इट मीन्स लेजिस्लेटिव। दूसरा है कार्यपालिका, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है न्यायपालिका, इसको कहते हैं ज्यूडिशरी। फ्रेंड्स, आई होप आपने इन तीनों के नाम सुने होंगे। और तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके आधार पर भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके लिए संविधान के पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इनके क्या क्या वर्क हैं, ये क्या क्या काम करते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये तीनों स्वतंत्र बॉडी हैं। There are 3 body are freedom to each other। ये तीनों बॉडी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इट मीन्स विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं। ये अपने दायरे में रहकर ही अपना काम करेंगी, दूसरे के दायरे में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। इट मीन्स ये तीनों बॉडी हैं स्वतंत्र, ध्यान रखेंगे आप। तो विधायिका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है? तो विधायिका जो है विधि, जिसे हम कानून कहते हैं, विधि या कानून का निर्माण करती है। विधायिका विधि या कानून का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, ये विधायिका का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका का वर्क है जो विधायिका विधि या कानून का निर्माण करती है उसे लागू कर देना, ये कार्यपालिका का काम है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी का वर्क है फ्रेंड्स। और न्यायपालिका क्या काम करती है? तो न्यायपालिका जो विधायिका ने कानून बनाया और कार्यपालिका ने लागू किया, उस कानून की व्याख्या करना, उस कानून का एक्सप्लेन करना और किसी भी मामले के विवाद को सुलझाना, ये न्यायपालिका का कार्य है फ्रेंड। जैसे घर में मम्मी और पापा का डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो आप बीच में उसको सुलझाते हैं। तो पापा विधायिका और मम्मी कार्यपालिका और आप एक न्यायपालिका का काम करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, किसी मामले पर आप समझौता करवाएंगे कि नहीं, आप डिस्प्यूट मत करिए, झगड़ा मत करिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स, ये तीनों स्वतंत्र बॉडी हैं और इनके क्या काम हैं आपने देखा। आई होप ये पॉइंट आपको सारे समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये तो बात हो गई भारतीय संविधान किस तरह से 3 पार्ट में बटा है ताकि भारत की शासन व्यवस्था बिल्कुल आसानी से बिना किसी समस्या के चल सके। इससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत जन्म कैसे होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आए हैं, इससे पहले की कहानी क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचने में क्या समय लगा और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो की शुरुआत की बात की जाए तो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म या इसकी शुरुआत, आप जो भी कहना चाहें, तो शुरुआत की जाए तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कोई एक रात और एक दिन में नहीं हो गई है। इसकी शुरुआत काफी पहले से धीरे धीरे हुई, जो जाकर एक परिणाम में परिणत हुई। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने मेंशन किया है कि भारत लगभग 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो वह समय ही था अंग्रेजों की गुलामी का, जिसमें हम गुलाम थे, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की नींव पड़ी। तो आप समझ पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, जिस समय भारत में आए व्यापार की उद्देश्य से, और उनकी नीयत खराब हो गई और भारत को कब्जा जमाया और भारत को लूट ले गए। उन्हीं के टाइम पर जो है शुरुआत पड़ी भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो जैसा मैंने मेंशन किया है, ब्रिटिशों के आगमन के साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत, इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिशों के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, आप जानते भी हैं कि भारत में बहुत प्रकार की कंपनियां आई, लगभग 5-6 प्रकार की कंपनियां आई, जिनमें सबसे शक्तिशाली रहे ब्रिटिशर्स, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, और इनका ही भारत में सबसे अधिक प्रभुत्व रहा और अन्य कंपनियां जो हैं एक विशेष अपना प्रभाव भारत में नहीं दिखा पाई। तो मुख्य इतिहास ब्रिटिशों का ही है। तो शुरुआत के तहत हम कहां से शुरुआत करेंगे, तो इसके तहत पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संविधान फ्रेंड्स तो 1946 से बनना स्टार्ट हुआ है और 1949 में बनकर तैयार हुआ है। ये तो टाइम है, इस टाइम में बनाया गया है, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका विकास कहां से शुरू हुआ है, तो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये तभी से शुरू होता है जब भारत में अंग्रेज आते हैं और भारत की नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, भारत के संवैधानिक विकास के तहत पढ़ेंगे पहला पॉइंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मित्रों,
ये ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने समय समय पर भारत में रहते हुए कुछ कानून लागू किए हैं। क्यों लागू किए हैं? अपनी ही सहायता के लिए, अपनी ही सहूलियत के लिए कुछ कानून अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए, ना कि भारतीयों की सहायता के लिए। ध्यान रखना। तो कुछ कानून जो अलग अलग समय पर लागू हुए, क्या इनमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले संक्षेप में देखेंगे किन के बारे में चर्चा हमें करनी है। तो पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आई होप आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। और नेक्स्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। और नेक्स्ट है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और नेक्स्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। मित्रों, ये भारतीय अंग्रेजों द्वारा भारत में रहकर भारत में शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए ये अंतिम अधिनियम था जो 1935 में लाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से डायरेक्ट ही जब देश आज़ाद हुआ है, तब जाकर भारत के संविधान का निर्माण भारत के बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे अधिनियम, इतने सारे एक्ट के बारे में हमें वो पॉइंट पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का विकास कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ा आगे, उसकी प्रक्रिया क्या रही, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से अधिनियम अंग्रेजों ने अपने टाइम पर बनाए भारत में रहते हुए, और उन्हीं का परिणाम रहा कि भारत में 1949 में जाकर एक संविधान का निर्माण हो पाया। तो आइए देखते हैं पहले एक्ट 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, जिसके तहत फ्रेंड्स पहला पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर का जो पद था, भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी, दूसरी कलकत्ता प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो फ्रेंड्स, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, तो वहां पर एक पद था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर, कहते थे बंगाल का गवर्नर। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत इस पद का नेम चेंज किया गया और हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, इस पद के आगे जनरल और जोड़ दिया गया, तो गवर्नर से हो गया गवर्नर जनरल। ऐसा हुआ 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। आई होप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे। गवर्नर से हो गया गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। फ्रेंड्स, आई होप इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, कि भारत में वही कलकत्ता में, जो ब्रिटिशों के समय कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, उस समय 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही भारत में एक हाई कोर्ट की स्थापना सन 1774 में की गई। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सन 1774 में भारत के कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, एक पॉइंट इसी में और, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ये भी आप पॉइंट इसके ध्यान रखेंगे। जब स्थापना हुई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुए और 3 यानी कुल 4 मेंबर इस कलकत्ता में जो स्थापना हुई हाई कोर्ट में उसमें थे। आई होप इस पॉइंट को भी आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। हाँ फ्रेंड्स, कंपनी ने क्या किया, कंपनी में जो लोग अंग्रेज काम करते थे, वो कंपनी के साथ साथ निजी व्यापार भी करते थे। होता क्या था, उस कंपनी के जो मेंबर थे वो निजी व्यापार के चक्कर में, निजी लाभ के चक्कर में कभी कभी कंपनी का अनदेखा करते थे, कंपनी के बारे में उतनी
तन मन धन से अपना सहयोग नहीं देते थे और निजी व्यापार के चक्कर में लगते थे, भारतीयों से रिश्वत लेते थे ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ हो सके। तो होता क्या था, उस कंडीशन में कंपनी को होता था नुकसान। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के लोगों से कहा कि आप भारत में रहकर कंपनी के अधीन ही कार्य कर सकते हैं, निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के मेंबरों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। फ्रेंड्स, आई होप ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय पास हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने देखे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इनको याद भी रख पाएंगे ताकि भविष्य में आने वाले बहुत सारे एग्जामों के लिए हम तैयार हो सकें। तो फ्रेंड्स, आज हमने महत्वपूर्ण चर्चा की जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट, और आज की वीडियो में इतना ही और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का सेशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, अगर वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो की तुरंत पहुंचे। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो पढ़ते रहिए और बिना किसी निराशा के, जैसा कि मैं कहता हूँ लास्ट में कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनकी हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनकी हौसलों में उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।